हेलो। हाँ दिख रहा है। ठीक है चलो। जयेश तुम रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? ठीक है चलो, एवरीथिंग ग्रेट। ठीक है, तो पहले मैंने ये सोचा कि जो हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना वो पहले डिस्कस कर लेते, ठीक है। तो उसके बेस्ड ये देखो, ये फर्स्ट वन है, ड्रॉ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये इसके लिए इतना, ये जो डायग्राम है ना ये सफिशिएंट है, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, ठीक है। और इसमें ट्रांसमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे पावर ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जितना पावर ज्यादा होगा ट्रांसमिशन का उतना अच्छा वो डिवाइस क्वालिटी होगा, ठीक है, इतना याद रखो। ये हो गया। चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, नॉइज, ठीक है। नॉइज इसका मतलब ये है कि एक अच्छा चैनल वो होगा जिसमें कम से कम नॉइज इंक्लूड हो जाए, ठीक है। और फिर रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स में सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि एक रिसीवर है, अगर वो बहुत कम से कम सिग्नल, वेरी स्मॉल वोल्टेज ऑफ सिग्नल पे कैप्चर करके अगर वो डिकोड कर सकता है मैसेज को, तो वो होता है रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो ये क्वेश्चन 1 में इतने ही आ सकते, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन 1 में? नहीं। ठीक है चल, नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नॉइज। ठीक है, नॉइज में तो एज सच कोई ब्रीफ नोट, एक मिनट, ठीक है चलो। ये देखो, ये मैंने लिखा है, ठीक है। नॉइज में तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ टाइप्स ऑफ नॉइज लिख लो, एक्सटर्नल नॉइज, एटमॉस्फेरिक नॉइज, ये वो सब। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम रेफर कर लो, इसमें जो भी आएगा सिर्फ इसका नाम और मतलब ध्यान रखो। एक्सटर्नल नॉइज मतलब क्या है कि इट इज एक्सटर्नल टू द रिसीवर, नॉइज विच इज एक्सटर्नल टू द रिसीवर। और इंटरनल नॉइज क्या है, नॉइज विच इज इंटरनल टू द रिसीवर। तो एक्सटर्नल टू द रिसीवर मतलब रिसीवर के बाहर का जो नॉइज है वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। और उसमें एटमॉस्फेरिक, एक्सट्राटेरेस्ट्रियल और मैनमेड है। एटमॉस्फेरिक का मतलब एनीथिंग इन द एटमॉस्फेयर, मैनमेड मतलब इंडस्ट्रीज ये वो वगैरह आ जाएगा। और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब वो क्या होता है, वो सोलर फ्लेयर्स, कॉस्मिक रेज, ये वो वगैरह, ठीक है। तो बस इतना ही है। और फिर इंटरनल नॉइज में शॉर्ट, थर्मल, ट्रांजिट, फ्लिकर, पार्टीशन आता है। शॉर्ट नॉइज मतलब वो जो शॉर्टिंग होता है ट्रांजिस्टर्स का वो। थर्मल नॉइज क्या होता है, थर्मल मतलब ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द सर्किटरी। ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो उसके अंदर अगर कुछ नॉइज इंक्लूड हो जाता है तो वो ट्रांजिट टाइम नॉइज आते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट। फ्लिकर नॉइज होता है, ये पता नहीं मुझे ज्यादा, फ्लिकर नॉइज। और पार्टीशन नॉइज होता है कि करंट जब पार्टीशन होता है तब जो नॉइज इंक्लूड होता है वो। तो ये सब नॉइज और उसके टाइप्स है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो नहीं। ठीक है, ग्रेट। तो इसमें जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ना ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है AM, FM और PM, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये याद रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला ET इज इक्वल टू EC मैक्स प्लस EMT कॉस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन याद, आवाज बंद हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, ठीक है। AM, FM और PM के ये इन शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो फिर हर बार एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट ही चेंज होता है, ठीक है। और अगर वो एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा या फिर फेज होगा। ये डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? इतना आ जाएगा तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ये बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलेशन याद रख लो, पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 ही पॉइंट्स है, एंटेना साइज का एक है, प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ वेरियस सिग्नल्स है, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये 3 बेनिफिट्स है मॉड्यूलेशन करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है ना, ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैरियर वेव लेते हैं और फिर एक मैसेज सिग्नल लेते हैं। और हमने यहाँ कहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो कैरियर वेव का, वहां पे हम मैसेज सिग्नल का पूरा एम्पलीट्यूड ऐड कर देंगे।
तो ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ भी है ना, हाँ। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया, फिर इसके बाद इसको इन्होंने एक्सपांड कर दिया, ये होता है। फिर उसके बाद तुम्हें 3 टर्म्स मिलेगा, 2 टर्म्स मिलेगा, ठीक है। 2 टर्म्स मिलेगा, उसको अगर तुम रीअरेंज करोगे तो तुम्हें 3 टर्म्स मिलेगा, एक ये, एक दूसरा ये, और एक तीसरा ये, ठीक है। अभी इसमें क्या ये है कि मैथमेटिकली यू कैन प्रूव दैट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेपरेट, क्या बोलते हैं, 3 सेपरेट वेव्स, ओके, 3 सेपरेट वेव्स। तो इसी 3 वेव्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आ जाता है। अभी देखो, अभी अगर ये जो फर्स्ट टर्म लिया ए सी कॉस ओमेगा सी टी, क्या हाईएस्ट एवर अटेंडेंस आ रहे, थैंक यू वेरी मच पार्थ। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ए सी ओमेगा सी टी, सॉरी ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ये यहाँ पे ए सी है, ठीक है, ए सी है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है, ये पूरा कैरियर वेव का कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक टाइप आता है डबल साइड बैंड विथ कैरियर और डबल साइड बैंड विदाउट कैरियर। मतलब क्या है, मैथमेटिकली यू कैन ड्रॉ टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूजिंग दीज 3 फ्रीक्वेंसीज, ओके। ये फर्स्ट सिग्नल जो है, इसलिए यहाँ पे नेमिंग में भी देखिए, यहाँ पे कैरियर लिखा है, यहाँ पे यूएसबी लिखा है। यूएसबी मतलब अपर साइड बैंड होता है और एलएसबी मतलब लोअर साइड बैंड होता है। अगर तुम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो पिक्चर है, यहाँ पे तुम अगर ये देखोगे तो तुम्हें ये एक ऊपर का साइड बैंड दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपर साइड बैंड। फिर ये तुम्हें एक नीचे का साइड बैंड दिखेगा, तो ये हो गया लोअर साइड बैंड। और ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये हो गया कैरियर वेव, ठीक है। तो तुम मैथमेटिकली ऐसे 3 टर्म्स हम डिराइव कर सकते हैं, और इसी 3 टर्म्स के उन्होंने ये किया, टाइप्स क्या है। अभी डबल साइड बैंड विद कैरियर का मतलब क्या है कि दोनों साइड बैंड है और फिर उसके बाद बीच में कैरियर वेव भी है। फिर उसके बाद क्या है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, फिर ये ऊपर का और ये नीचे का है, सॉरी एलएसबी और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, 2 ही साइड बैंड है हमारे पास। ये कैरियर वेव उन्होंने मैथमेटिकली निकाल दिया, ठीक है, और जनरेशन करने वक्त भी उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद सिंगल साइड बैंड आता है। सिंगल साइड बैंड का मतलब क्या है, हाफ ऑफ द सिग्नल ऑफ डीएसबीएससी, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है ना, उसमें से आधा। मतलब हमारे पास सिंगल साइड बैंड में सिर्फ ये एक वेव आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड में क्या है, एसएसबी इज नॉट एज एफिशिएंट बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग। जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल है वही तुम भेज रहे हो, ऑलमोस्ट इन वन वे यू कैन से, तो इट्स नॉट गुड। तो उन्होंने वेस्टिजियल साइड बैंड निकाला। वेस्टिजियल साइड बैंड में उन्होंने क्या कर दिया, ये जो एलएसबी होता है ना, एलएसबी में इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 100% ऑफ दिस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 100% ऑफ दिस, दे सेंड लेट्स से 60%, ऐसा कुछ होता है उनका, 60% ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे कुछ होता है वेस्टिजियल साइड बैंड में। तो इतना याद रखो, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो ये पूछेंगे कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन पूछेंगे। फिर ये बैंडविड्थ पूछ सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी क्या, बैंडविड्थ क्या है, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ये याद रखने का। फिर उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैरियर वेव का कंपोनेंट, दूसरा होता है यूएसबी का, और तीसरा होता है एलएसबी का, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और फिर कैरियर कंपोनेंट, ठीक है। और फिर क्या पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो डबल साइड बैंड विद कैरियर, सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड। फिर उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए एक्चुअली ये इजी फॉर्मूला है, सिर्फ इतना ही याद रखो, EM max अपॉन EC max। EM का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हमने यहाँ पे लिख लिया, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, अरे लिखते कैसे, हाँ ठीक है।
तो EMX का मतलब क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल या फिर कैरियर वेव। ठीक है, ये EMX और ECMax ये याद रखो। ठीक है, EMX का मतलब क्या है, ECMax का मतलब क्या है। इसका अगर उन्होंने कुछ ये भी दे दिया, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कि EMX है 5, ECMax है 3, तो 5/3 जो भी हो वो तुम ऐसे डिराइव। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट्स निकाले थे। ठीक है, ये अगर तुम देखोगे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। तो यही 3 कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये बीच वाला, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और फिर ये थर्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, अगर तुम ये फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे FC आएगा। ठीक है, FC तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे तुम देखोगे ओमेगा C, ओमेगा और F वो एक ही समझो। ठीक है, वो 2 पाई को कुछ फैक्टर रहेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे FC माइनस FM है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेन बहुत खराब है। हाँ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे FC माइनस FM आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे FC प्लस FM आएगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे FC प्लस FM आएगा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। और फिर ये जो होता है ये एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट होता है, मतलब ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वो 2 मैंने अलग अलग वेबसाइट में से इमेजेस निकाले, इसीलिए ये थोड़ा उनका लिखने का थोड़ा ये अलग है कन्वेंशंस, बट अदरवाइज दिस इज द सेम थिंग। ओके, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बस इतना ही पूछ सकते हैं। और किसी को इसमें कुछ डाउट है पूरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, या फिर पहले भी कुछ डाउट था? नहीं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सेम है या अलग? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की वो देखते हैं, वो मैं इसीलिए वो प्रैक्टिकल के टाइम में वो प्रैक्टिकल था, वो मैं तब एक्सप्लेन करूंगा। चलेगा? हाँ ठीक है। ओके, और किसी को कुछ डाउट? सुनो कि एक बार मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन बोल देना। हाँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डेफिनेशन है, कहा गया, EMX अपॉन ECMax। ये फॉर्मूला है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है क्या? डेफिनेशन भी है, पर वो डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, मुझे भी पता नहीं डेफिनेशन क्या है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, और ये भी पूछ सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स का रेंज क्या है। ठीक है, इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके, ओनली इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसका जो रेंज होता है इट लाइज बिटवीन 1 and 0। ठीक है, m का जो वैल्यू होता है इट लाइज ओनली बिटवीन 1 and 0। ठीक है, प्रैक्टिकली यू कैन अचीव मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 1, ओके, बट इट इज नॉट सजेस्टेड, क्योंकि कभी कभार कुछ ये आ जाता है। तो यूजुअली 0.7 0.8 वगैरह रखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। और फिर ये भी पूछ सकते हैं, ये डायग्राम मैंने इसीलिए ही डाला था। ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला लेफ्ट साइड वाला, इट इज क्या बोलते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन, जहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इज ग्रेटर देन 1, तो m इज ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा रखा, सर पूछ सकते हैं, तो तब क्या कहने का कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएगा, प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसका डीमॉड्यूलेशन करेंगे तब ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा दूसरा कलर यूज करेंगे, अच्छा कलर। हाँ ठीक है, ये अच्छा। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, अरे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट्स अगर तुम देखोगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फेज चेंज हो रहा है, इसीलिए जो डीमॉड्यूलेशन सर्किट है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर हम रेगुलर मॉड्यूलेशन करेंगे तब कभी भी इंस्टेंटेनियस फेज चेंज नहीं होता। ठीक है, पर इन दिस केस इंस्टेंटेनियस फेज चेंज हो रहा है, तो ये मॉड्यूलेटर जो डीमॉड्यूलेशन सर्किट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो रॉन्ग इनपुट दे देगा, सॉरी रॉन्ग आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स में? बस इतना ही आएगा, चलेगा इतना? ठीक है, चलो। हाँ, तो नेक्स्ट हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कौन सी चीजें याद रखना है, ठीक है। एक तो ये है कि फ्रीक्वेंसी का जो है यहाँ पे तुम देखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनल मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव प्लस सम कांस्टेंट के टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। हाँ नैन्सी, सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो एफ सी प्लस के ई एम टी, हाँ ठीक है। ये हमने ये इक्वेशन कैसे निकाला, हमने थ्रू डेफिनेशन निकाला, फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव वेरीज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गया एक इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या आता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ एक्चुअली क्या होता है, थियोरेटिकली अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करोगे तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ होगा, याद रखो, थियोरेटिकली इनफाइनाइट बैंडविड्थ होगा। पर अगर हमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ मिलेगा तो हम अलग अलग क्या बोलते हैं, रेडियो स्टेशंस के अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं कर सकते। हमारे पास 93.5 है, 94.3 है, 95 बिग एफएम है, जो भी हो, हम ऐसे 3, 4, 10, 15, 20 स्टेशन नहीं रख सकते, हमें सिर्फ एक ही स्टेशन रखना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिकली कैलकुलेट किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने 5% ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, 5% ऑफ द एम्पलीट्यूड अगर आपने ये कर दिया, क्या बोलते हैं, लॉस करके समझ दिया, और सिर्फ आपने 95% ऑफ द एम्पलीट्यूड यूटिलाइज किया। अभी ये एम्पलीट्यूड क्या बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, इस एम्पलीट्यूड का जो 95% कंपोनेंट है ना, यही हम यूटिलाइज करेंगे, और बाकी का 5% है ना, ये हम वेस्ट कर देंगे, ठीक है, लॉस कर देंगे, ताकि अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो तुम्हें ये बैंडविड्थ मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये बैंडविड्थ मिलेगा, ठीक है। अभी बीटा क्या है, बीटा इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा होता है। एफएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीजें याद रखनी पड़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ क्या है, थियोरेटिकली इनफाइनाइट है, ठीक है, पर प्रैक्टिकली अगर जाओगे तो ये दो फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। B is bandwidth is equal to 2 times beta plus 1 FM और 2 times delta F plus FM, ओके। और अगर ये देखा तो इसमें 2 पॉइंट्स ये भी है कि क्या है, FM is constant amplitude modulation and FM is constant, वो क्या था, constant ही था क्या, constant frequency modulation, आई थिंक यही 2 वर्ड्स है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये वाला नहीं है, इसके पीछे वाला कोई रहेगा। हाँ देखो कांस्टेंट, ये देखो ये क्या, कांस्टेंट बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन, कांस्टेंट बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, बस, ठीक है। अभी ये देखो एफएम में ये 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एफएम में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है ना, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। amplitude of carrier wave is always constant in FM। और दूसरी चीज क्या है, FM is constant bandwidth modulation scheme। इसका मतलब ये है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी, अगर तुम FM का फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो ये जो डेल्टा एफ होता है ना, डेल्टा एफ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डेल्टा FM, ठीक है। डेल्टा एफ इज वेरी स्मॉल as compared to FM, ठीक है। तो
इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन है, ठीक है। अभी बैंडविड्थ हर जगह हमारे इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का ही बैंडविड्थ होता है, ठीक है, कोई दूसरा बैंडविड्थ नहीं होता। बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी का ही बैंडविड्थ होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम बैंडविड्थ निकालोगे, लेट्स से फॉर एन कैरियर वेव ऑफ 93.5 रेड एफएम, जो भी हो मुझे याद नहीं, अगर तुमने 93.5 लिया तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का क्या होगा, लेट्स से उसका कुछ 93.5 मेगाहर्ट्ज होगा, ठीक है। और इसमें अगर तुम डेल्टा एफ निकालोगे, डेल्टा एफ मतलब चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी का चेंजेस आता है ना, तो वो अगर निकालोगे तो डेल्टा एफ आएगा कुछ किलो हर्ट्ज में, ठीक है, इट विल बी इन सम किलो हर्ट्ज। तो इसके वजह से क्या होता है, तुम अगर ये डेल्टा एफ और एफ एम को कन्वर्ट क्या बोलोगे, डेल्टा एफ और एफ एम को कंपेयर करोगे तो बोथ आर, मतलब क्या बोलते हैं ये, तुम डेल्टा एफ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एफ एम, तो इसीलिए बोलते हैं कि कांस्टेंट बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम, ठीक है। ये दो एटलीस्ट स्टेटमेंट तो याद रख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें भी बीटा जो होता है ना, बीटा इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा जो होता है इसका बीटा होता है, इसका कुछ रेंज नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम लिमिट 1 जैसा कुछ नहीं होता, 0 से बड़ा होता है बीटा, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में? हाँ, एक कार्सन्स रूल भी है, वो सब मुझे पता नहीं यार, इतना सब पूछेंगे या नहीं, ठीक है। कार्सन्स रूल्स के यूज करके ही इन्होंने ये सब निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वो था, पिछली बार भी ऐसा कुछ पूछा तो था नहीं सर ने। हाँ अच्छा, पिछली बार पूछा था क्या, याद नहीं है यार। अरे नहीं पूछा, नहीं पूछा था, ये कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ फोरियर एनालिसिस करते हैं, फिर ये जो है ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स निकालते हैं, J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6, ये एक्चुअली इन्फानाइट तक जाता है, पर ये जो बाकी के जो कंपोनेंट्स है ना, इनका वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, साइड फ्रीक्वेंसीज। और फिर ये कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद फिर वो कार्सन रूल करके ही वो 5% का उन्होंने कुछ निकाला है। कहाँ गया यही है क्या? ठीक है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। कार्सन्स रूल्स अगर पूछा तो बोल देने का कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रिलेटेड कुछ रूल है, इतना पता है मुझे, बस उतना ही बोल दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आई थिंक ये जो है ना, ये सब कार्सन्स रूल ही है बैंडविड्थ का, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट इसमें? हाँ, ये भी एक फॉर्मूला याद रख लो, डेल्टा एफ इज इक्वल टू के ई एम एक्स, ठीक है। ये थोड़े 2-3 डेफिनेशन फॉर्मूलाज है, याद रख लो, ठीक है। नहीं पूछेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे डेफिनेशन पूछेंगे, पर ठीक है, अगर टाइम है तुम्हारे पास तो ये भी याद रख लो, ठीक है। के ई, ये जो स्मॉल के है इसको हम ऐसे बड़ा करके डेल्टा एफ इज इक्वल टू के ई एम एक्स करके कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। बस उतना ही याद रखो, याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन भी एक्चुअली वैसे छोटा ही है, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, एक तो वो डेफिनेशन है कि एम्पलीट्यूड फेज ऑफ कैरियर वेव चेंजेस विथ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो इसमें वो एक फॉर्मूला याद रखो और सिर्फ ये एक रिलेशन याद रखो, ठीक है। एफएम और पीएम का इक्विवेलेंस, ठीक है। इफ यू हैव, देखो अगर तुम्हारे पास सिर्फ फेज मॉड्यूलेटर है तो इनपुट में तुम कुछ मैसेज सिग्नल डालो तो आउटपुट में तुम्हें फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा, पर अगर तुम इसके आगे एक इंटीग्रेटर डाल दो तो इनपुट में तुम अगर मैसेज सिग्नल डालोगे तो आउटपुट में तुम्हें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये समझ रहे हो क्या? बस इतना ही है और कुछ नहीं। आई थिंक सर ने पिछली बार किसी को पूछा था कि यहाँ पे इंटीग्रेटर की जगह मैंने डिफरेंशिएटर डाल दिया तो क्या होगा, तो नहीं होगा, कुछ अलग ही मेरे को पूछा था ये। हाँ ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटर पहले ही डालना पड़ेगा, बाद में नहीं डाल सकते, ठीक है, ये भी है।
पहले ही इंटीग्रेटर डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फेज मॉड्यूलेटर डालना पड़ेगा। ये डायग्राम याद रख लो, हो जाएगा। बस इसमें फेज मॉड्यूलेशन में इसके अलावा कुछ उन्होंने पीपीटी में भी दिया नहीं है, तो कुछ पूछेंगे भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यही है कि ये वाला बस, ठीक है ठीक है। और किसी को ये मॉड्यूलेशन तक पूरा, किसी को कुछ डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये कुछ डायग्राम है, हाँ, प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक उन्होंने ना ऐसे सोचो कि एक्सपेरिमेंटली दे हैव फाउंड आउट, ठीक है, कि नॉइज हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नॉइज हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा कुछ ये है, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, उसके अंदर नॉइज इजीली घुस सकता है। नॉइज कैन इजीली एंटर इनटू हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज, ऐसे। ठीक है, समझो कि एक्सपेरिमेंटली दे हैव फाउंड आउट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि उन्होंने ये किया, दिस इफेक्ट ऑफ नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला, ठीक है, कि तुम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दो, सॉरी वो इंक्रीज कर दो। अरे क्या है ये इसमें, ठीक है, ये उनका सोल्यूशन है। ठीक है, तो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस में इतना ही याद रखो कि प्री एम्फेसिस में क्या है, आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज, ये याद रख लो। ठीक है, आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड प्री एम्फेसिस। अगर इसका रीजन उन्होंने पूछा क्यों, तो इसका रीजन यही है कि नॉइज हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या याद रखो कि प्री एम्फेसिस का जो सर्किट है ना, इट्स अ हाई पास फिल्टर एंड प्री एम्फेसिस इज कैरिड आउट इन द ट्रांसमीटर। ये 4 पॉइंट में तुम्हारा पूरा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया प्री एम्फेसिस। और डी एम्फेसिस का मतलब क्या है? इसका जो ये है कि इसको हम नलीफाई कर देते हैं, उसका जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देते हैं, तो वो डी एम्फेसिस हो जाएगा। डी एम्फेसिस कहाँ पे होगा? रिसीवर पे होगा। एम्फेसिस कब होगा? ट्रांसमीटर के साइड होगा। डी एम्फेसिस कब होगा? रिसीवर के साइड होगा। एम्फेसिस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियली बूस्ट कर देते हैं हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज को। डी एम्फेसिस में उसी का इफेक्ट हम नलीफाई करते हैं। प्री एम्फेसिस क्या है? हाई पास फिल्टर है। डी एम्फेसिस आई थिंक इट इज अ लो पास फिल्टर, पर मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, हाँ, गूगल पे पॉइंट लिखा है लो पास फिल्टर। हाँ, तो डी एम्फेसिस लो पास फिल्टर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को और कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे आएगा ये एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन। इस पे किसी को कुछ ये चाहिए क्या? ये बहुत टाइम रिपीट हो गया। नहीं सबको आता है। हाँ ठीक है, ये हो गया है। तो किसी को कुछ डाउट है तो अभी बता दो, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। फुल थर्ड पार्ट है ना एनकोडिंग वाला, वो समझा देना एक बार। हाँ, एनकोडिंग ना, हाँ ठीक है, वो बाद में समझा दूंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। हाँ, ये देखो सुनो, अभी ये एडीसी में दूसरी मेथड्स भी होती है, डेल्टा मॉड्यूलेशन और वो सारी, एक दो और। हाँ वो पूछ सकते हैं। और नहीं, वो नहीं लिखने की चलेगा, वो डायरेक्ट ये मेन स्टेप ही लिखना है सिर्फ। ना, अरे मेन स्टेप नहीं, ये अलग मेथड है, वो डेल्टा मॉड्यूलेशन अलग ही मेथड होती है एनालॉग टू डिजिटल। પણ એ નથી એક્સપ્લેન કરવાની આમાં, આ એક ક્વેશ્ચન માં એ હા નથી, અરે અરે પણ બાપા એ નથી ઓપ્શનલ લખવા છે એમ, કીધી. એ કરવી હોય તો પણ કરી શકીએ આપણે એમ. આ એ છે, સમજી ગયા એની વાતું. મારે લખવાની ઈચ્છા નથી, એ હું ખાલી પૂછું છું, અગર એ वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, डेल्टा मॉड्यूलेशन वाला? अब पूछ सकते हैं, मुझे तो पता नहीं, वो एक्चुअली थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल में है, तब मैं चाहिए तो इसमें कर दूंगा था। ओके ओके ओके, सर ने पढ़ाया है डेल्टा मॉड्यूलेशन? हाँ पढ़ा है। हाँ, फिर तो पूछेंगे ही ना। सर ने बहुत कुछ पढ़ाया है। ठीक है, आगे से चलो आगे निकलते। तो इसके बाद क्या आता है, कहा गया,
एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन, ये जो है इसको नाम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इतना याद रख लो बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद आता है सोर्स कोड, ये शैनन फैनो कोडिंग। अभी देखो सोर्स कोड में क्या होता है, सोर्स कोड में बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोर्स कोडिंग में एक तो क्या बोलते हैं, इनकोडिंग का जो स्टेप है, इनकोडिंग का जो स्टेप है उसमें दो होते हैं चीजें, ठीक है। फर्स्ट होता है सोर्स कोडिंग और दूसरा होता है चैनल कोडिंग, ठीक है। सोर्स कोडिंग का मतलब क्या है, जो तुम्हारा सोर्स मैसेज सिग्नल है उसको अगर तुम्हें क्या बोलते हैं कन्वर्ट करना है इनटू सम काइंड ऑफ सिग्नल विच कैन बी ट्रांसमिटेड, तो वो सोर्स कोडिंग हो जाएगा। और फिर चैनल कोडिंग का मतलब क्या है, चैनल से इम्यूनिटी पाने के लिए जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा चैनल कोडिंग। अभी सोर्स कोडिंग में क्या आएगा, सोर्स कोडिंग में हमने कौन सा कोडिंग सीखा था, वो बाइनरी वाला कोडिंग, ठीक है, बाइनरी कोडिंग, ठीक है, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग का मतलब क्या है कि तुम अपना स्केल फिक्स कर लो कि मेरे स्केल में लेट्स से देयर आर 8 व्हाट डू वी से 8 लेवल्स, ठीक है, 8 लेवल्स होता है, ठीक है। 8 लेवल्स के लिए मुझे 3 बिट का ये चाहिए, कोड चाहिए, बाइनरी कोड चाहिए, 3 बिट बाइनरी कोड। और फिर मैं उसको 000 001 010 जो भी हो डॉट डॉट डॉट, इसको मैं ऐसे कोड करते जाऊंगा, तो ये हो जाएगा बाइनरी कोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सोर्स कोडिंग ये हो गया यूनिफॉर्म, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कोडिंग। और दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म में ये दो आते हैं, कौन से, हाफमैन, HUFFMAN, हाफमैन, और क्या होता है SHANON, शैनन फैनो कोडिंग, ठीक है। तो ये अगर पूछे सर कि शैनन फैनो कोडिंग क्या है, तो बोल देने का कि वो एक सोर्स कोडिंग का टेक्निक है और वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप है, ठीक है। सेम विथ हॉफमैन, बाइनरी जो है इट्स यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद हॉफमैन कोडिंग का कुछ टेक्निक बताया था सर ने, कहा गया, वो तुम देख लोगे क्या, हॉफमैन और शैनन फैनो का टेक्निक, आई थिंक वो किसी में दिया था यहाँ पे, या फिर ये एक्सप्लेन करना है। नहीं, शैनन फैनो तो आता है। हाँ, ठीक है। सिर्फ अगर याद नहीं आएगा तो भी सिर्फ इतना याद रख लो कि इट्स अ टाइप ऑफ सोर्स कोडिंग और नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये देखो, ये हॉफमैन कोडिंग है और फिर उसके बाद ये शैनन फैनो कोडिंग है, ठीक है, ठीक है। और फिर आई थिंक, ठीक है, ये पूछ सकते, ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला और ये वो, ठीक है। अभी नहीं कवर कर रहा क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, थोड़ा आगे आगे निकल जा रहे हैं। और अगर पूछ सकते हैं, पता तो नहीं यार, मुझे पता नहीं क्या पूछेंगे, तो चाहिए तो टाइम होगा तो ये याद रख लो, ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला जो भी है, और फिर एक कोड वर्ड लेंथ है, ये दो फॉर्मूलाज याद रख लो, और एफिशिएंसी का ऑटोमेटिक उन दोनों का रेशियो आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी चाहिए, तो यही पे लिख देते, Ctrl+C, Ctrl+V, दिस इज एंट्रोपी, TROPY। फिर उसके बाद क्या है, कोड वर्ड लेंथ, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है, कोड वर्ड लेंथ। फिर बस इतना याद रखेगा तो हो जाएगा। एफिशिएंसी मतलब इन दोनों का रेशियो, ठीक है, बस उतना ही याद रखो। फिर शैनन फैनो कोडिंग, बस देखो, अभी मैंने तो शैनन फैनो कोडिंग लिखा है, कुछ लोग दो ये भी लिखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यही पूरा कॉपी मारो, आधा आधा हॉफमैन भी लिखो, शैनन फैनो भी लिखो, जैसे तुम्हारा इच्छा। फिर उसके बाद चैनल कोडिंग, देखो चैनल कोडिंग में 2 मेथड्स आते हैं, रिपीटेशन कोडिंग और पैरिटी चेक। कहाँ गया,
तो नेक्स्ट आता है चैनल कोडिंग। चैनल कोडिंग, चैनल कोडिंग में क्या आता है? एक आता है, देखो चैनल कोडिंग में ना एक ये होता है कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। ठीक है, कुछ ये होते हैं टेक्निक्स जो सिर्फ एरर डिटेक्ट करते हैं, और कुछ टेक्निक्स होते हैं जो एरर डिटेक्ट करके करेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एक है रिपीटिशन का, ठीक है, REPETITION, रेपिटेशन। रेपिटेशन इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, दोनों करता है। ठीक है, डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा कुछ एक बाइनरी सिग्नल होगा, लेट्स से 10101, और अगर तुम इसको ये करोगे तो 111000111 111000111। तो फिर इसका अगर तुमने कोई भी एक 1 का अगर तुमने 0 अगर कर भी दिया तो भी वो जो भी डिकोडर है उसको पता चल जाएगा कि वह वो करेक्ट आ जाएगा। ये हो गया। फिर दूसरा है पैरिटी चेक। पैरिटी चेक में क्या होता है? पैरिटी चेक में क्या होता है? सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है। तो अगर दो एनकोडर और डिकोडर है, दोनों ने दे हैव म्यूचुअली एग्रीड अपॉन हैविंग एन इवन पैरिटी, एन इवन पैरिटी स्कीम। उन्होंने पहले ही बात कर लिया और उन दोनों को पता है कि इवन पैरिटी स्कीम है। अगर कोई मैसेज सिग्नल है, ठीक है, 10110, ये तो है 6 बिट का, ठीक है, 8 बिट का लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 8 बिट का सिग्नल है, पर उन दोनों को पता है कि लास्ट जो बिट होता है वो पैरिटी बिट होता है, लास्ट बिट। तो वो देखते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे इवन पैरिटी अप्लाई करना है तो यहाँ पे मेरे पास कितना है? 1 2 3 4 5, आई हैव 1 5 टाइम्स, सो द लास्ट वन विल बी पैरिटी बिट जो होगा वो मेरा 1 होगा, ताकि पूरा कोड जो है वहां में इवन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ 1 बिट है। ठीक है, तो अगर मैंने ये सेंड किया रिसीवर को, तो रिसीवर ने भी अगर यही मैसेज रिसीव किया, तो अगर वो इवन नंबर ऑफ वंस उसने रिसीव किया तो उसको पता चलेगा कि ये जो मैसेज मुझे मिला है इट्स द करेक्ट मैसेज, and it will also delete this one because that last one is a parity bit, it is just for detection. The original message signal is this 8 bit signal. ठीक है, तो ये इवन पैरिटी स्कीम होता है या फिर ऑड पैरिटी स्कीम होता है, बस इतना ही है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में, चैनल कोडिंग में? ऑड पैरिटी में 0 ऐड करेंगे या फिर 1 हाँ, ही ऐड? 1 डिलीट कर देंगे अभी। वो तुम्हारे मैसेज इस पे होगा ना, मैसेज क्या है, देखो अगर मैंने इवन पैरिटी सिलेक्ट किया, ठीक है, इवन चलो ऑड पैरिटी सिलेक्ट किया, और मेरा ये जो है ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, मेरा मैसेज है, तो इसमें कितने टाइम्स 1 है? 1 2 5 टाइम्स 1 है, तो मेरा जो लास्ट पैरिटी बिट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट चैनल कोडिंग में, ये दो टेक्निक्स में? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो फिर चलो इसके बाद क्या आता है? डिजिटल टी कैरियर सिस्टम। तो ये तो क्या बोलते हैं, इसका नाम टी क्यों आया? इसका नाम टी इसीलिए आया क्योंकि उसमें हम टीडीएम यूज करते हैं। ठीक है, टीडीएम का मतलब क्या है? टीडीएम, अरे यार ये फॉन्ट बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक, टीडीएम, टीडीएम का मतलब क्या है? टाइम टाइम डिवीजन, हाँ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, हाँ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, अगर तुमने एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया, तो बिटवीन टू मैसेज, बिटवीन वन मैसेज यू कैन पुट अनदर मैसेज। तो वो जो ये होता है ना, तो उसको हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये टीडीएम का पता है क्या, या फिर से एक्सप्लेन करना है? क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट जाता है। एक फ्रीक्वेंसी है तो उसमें जो हम इंफॉर्मेशन बेचते हैं
एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो खाली खाली मैसेज जाता है, तो वो खाली खाली का जो पार्ट होता है ना, वहां पे हम दूसरा मैसेज सिग्नल भेज देते हैं, तो उसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, अभी टी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी कैरियर सिस्टम में ना कुछ ये होते, ठीक है, क्या होता है कि क्या बोलते हैं हम उसको, टी कैरियर सिस्टम में पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है और फिर टीडीएम होता है, इसीलिए उसका नाम है टी कैरियर सिस्टम। ठीक है, ये यूजुअली ऐसे इंटरनेट पे लिखा था कि इसमें यूज होता है, यूएस में पता नहीं मुझे। ठीक है, तो ये इसके 4 वर्जन है, T1, T2, T3, T4। ठीक है, इनमें से सिर्फ यही चैनल नंबर में डिफरेंस है, एक में 24 है, दूसरे में 96 है, तीसरे में 430 है और चौथे में 4032 है। ठीक है, बाकी ये जो है ना, ये सब फिक्स है। ट्रांसमिशन रेट का मतलब वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वही है 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड। और फिर एक क्या बोलते हैं 8 बिट्स चाहिए हमें, एक क्या बोलते हैं, एक फ्रेम को अगर तुम्हें बाइनरी में लिखना है तो हमें 8 बिट्स चाहिए। ये 8 बिट्स और ये 8000 फ्रेम ये सब फिक्स्ड है T1 के लिए। और फिर उसके लिए एक एडिशनल फ्रेम बिट चाहिए, और फिर एक अगर T1 लिया तो उसमें 24 चैनल्स आ जाएंगे, तो उसमें से 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, एक डाउट इतना है है। हाँ बोलो। इसमें T2, T3 और T4 में इक्वेशन निकाल रहे हैं ना ये ऊपर वाले फॉर्मूला से, तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है क्या? मैंने नहीं एक्चुअली आ रहा है। कैलकुलेट नहीं किया, मैंने वो इंटरनेट से ये टेबल छाप लिया। ये नहीं आता क्या? सिर्फ 24 की जगह 96, 432 यही सब रखना है ना, बाकी सब तो सेम ही हो। हाँ, बाकी सब सेम ही है। इस इक्वेशन में डाल के दूसरे कैलकुलेटर, वाले में अप्रोक्सीमेटली 6.1 आता है, फिर तीसरे वाले में तो 27 पॉइंट समथिंग मेगाबाइट्स है। अच्छा हाँ, क्या पता नहीं यार, आई थिंक उससे भी कुछ ज्यादा रहेगा तो फिर। पर उसमें क्या कोई टेंशन है सर, थोड़ी बैंडविड्थ याद करके बैठे होगे। कैलकुलेट करना बोल देंगे तो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लिखा, मैंने कैलकुलेट किया नहीं। ठीक है, आई थिंक इनमें T2, T3, T4 में और भी कुछ मैकेनिज्म होगा जिसके वजह से ये एमबीपीएस चेंज हो रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, फिर उसके बाद आता है OSI मॉडल। OSI मॉडल जो वो गेस्ट लेक्चरर ने पढ़ाया था, वो समझ में आया या फिर शॉर्ट में फिर से ये कर दूं? एक बार बता दे शॉर्ट में बता दे। ठीक है, देखो फिजिकल लेयर में क्या होता है, फिजिकल लेयर में केबल होता है, ठीक है, ये याद रखो। और फिर उसके अंदर बिट स्ट्रीम जाता है, बिट स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस, इतना ही याद रखो फिजिकल लेयर में। फिर डेटा लिंक लेयर आता है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, ये जो बिट स्ट्रीम है ना, इसको कन्वर्ट करके हम फ्रेम्स कर देते हैं। ठीक है, सो डेटा लिंक लेयर इज एसोसिएटेड विथ फ्रेम्स। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का कुछ ये होता है, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये है इंट्रा नेटवर्क, मतलब क्या बोलते हैं, विद इन अ नेटवर्क, वो बोलते हैं ना, इंट्रा नेटवर्क होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ये इसका ये रोल होता है, सिलेक्ट द बेस्ट फिजिकल पाथ। ठीक है, एंड नेटवर्क लेयर डील्स विद सेगमेंट्स, नहीं हाँ सेगमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स। फिर ये चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला था, इसमें लिखा है क्या? हाँ देखो, यहाँ पे देखो, डेटा लिंक में फ्रेम होता है, नेटवर्क में पैकेट होता है। नेटवर्क में पैकेट होता है क्या? नहीं, सेगमेंट होता है। एक मिनट, ट्रांसपोर्ट में पैकेट होगा। रुको, मैंने ना थोड़ा गलती कर दी होगी। ट्रांसपोर्ट में पैकेट रहेगा। देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में
फिजिकल में बिट स्ट्रीम है, सेकंड में फ्रेम है, ठीक है, थर्ड में पैकेट है और फोर्थ में सेगमेंट है। ठीक है, ये याद रख लो, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, कौन सा डेटा का ये होता है, तो हैंडलिंग, तो उसमें फ्रेम बोल देने का, नेटवर्क में पैकेट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। डेटा लिंक लेयर में इंट्रा नेटवर्क में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में इंटर नेटवर्क में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है। ठीक है, ये अगर इन डेप्थ पूछा तो ये बोल देने का, नहीं तो दोनों जगह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, ऑप्टिमल स्पीड फॉर ट्रांसमिशन। अगर तुम्हारा रिसीवर जो है वो थोड़ा लोअर वर्जन का है और तुम्हारा ट्रांसमीटर जो है वो थोड़ा हायर वर्जन का है, ठीक है, तो ट्रांसमीटर तो बहुत सारे डेटा हाई स्पीड में भेज देगा, पर रिसीवर उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो वो कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल रहता है। फिर होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में कुछ टेक्निक्स होती है जाके मतलब वो एरर डिटेक्ट भी करता है और वो एरर करेक्ट करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करता है। फिर होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, मतलब जो भी वो अगर नेट बैंकिंग में वो आता है ना कि योर सेशन एक्सपायर्ड आफ्टर 5 मिनट्स 3 मिनट्स वगैरह, तो ये सब जो चीजें हैं वो सेशन लेयर कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, ये याद रख लो। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में ये 3 चीजें होती है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और एप्लीकेशन लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ की फॉर एग्जांपल HTTP, SMTP वगैरह होता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशंस नहीं होता, पर बिटवीन द एप्लीकेशन अगर तुम्हें कम्युनिकेट करना है तो ये प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, HTTP, SMTP वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना फिर से बोल दूं या ठीक है चलेगा? हेलो, चलेगा। ठीक है चलेगा, ओके। तो आगे हम जाएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी एक्सप्लेन करना है क्या या फिर आ जाएगा? आ जाएगा वो, उसका चलेगा वो। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, चलो ग्रेट। तो फिर उसके बाद आता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम में ना मैंने भी इतना इन डेप्थ नहीं लिखा। ठीक है, इसमें बहुत टेक्निकलिटीज होते हैं, मैंने सिर्फ 2-3 चीजें लिखी है। ठीक है, मॉडेम जो होता है ना यूजुअली FSK मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। ठीक है, याद रख लो, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। फिर उसमें क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर का इट्स अ मिक्स। ठीक है, मिक्स ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर पुराने जमाने में हमारे पास राउटर्स नहीं होते थे तो ये ट्रांसमीटर का जो कंप्यूटर है ये मॉड्यूलेट करके इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि FSK है। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के होता है, डिजिटल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये जो है ये टेलीफोन लाइन के थ्रू जाता था। तो पुराने जमाने में अगर तुम्हें मॉडेम बिठाया तो भी, तो मुझे याद था कि वो BSNL के लैंडलाइन का जो इसका था ना उसमें कनेक्ट कर देते थे, और फिर वो मॉड्यूलेटेड टेलीफोन लाइन से के थ्रू जो भी उनका नेटवर्क है उनके थ्रू जाता था, फिर डीमॉड्यूलेट होता था, फिर रिसीवर आ जाता। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज याद रखना है कि मॉडेम है, इसमें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों मिक्स है, इसमें FSK होता है, फिर उसमें एक हाफ ड्यूप्लेक्स होता है और फिर फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन दोनों साइमल्टेनियस होता है। हाफ डुप्लेक्स में वो ओनली वन एट अ टाइम होता है। फिर इसमें क्या होता है, अगर उन्होंने बहुत ऐसे ये पूछा तो यहाँ पे ऐसे बोल देने का कि एक सिस्टम होता है रेडी टू सेंड का। ठीक है, विच मॉडेम यूटिलाइजेस। इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेंड्स अ रेडी टू सेंड मैसेज टू अ मॉडेम। ठीक है, अगर मॉडेम ने वो एक्सेप्ट किया तो मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम उसको ट्रांसमिट करके डेटा कैरियर डिटेक्ट सिग्नल में जाएगा, ताकि मतलब क्या है, वन रिक्वेस्ट इज फ्रॉम कंप्यूटर टू मॉड्यूलेटर, सेकेंड रिक्वेस्ट इज फ्रॉम मॉड्यूलेटर टू द डीमॉड्यूलेटर ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। तो ये दोनों चीजें, इसका नाम है रेडी टू सेंड और डेटा कैरियर डिटेक्ट। रेडी टू सेंड और डेटा कैरियर डिटेक्ट ये नहीं पूछेंगे, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि FSK है, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, और RS-232 का केबल यूज करते हैं। ठीक है, बस इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, ठीक है।
हाँ, अभी इसमें तो बहुत डिस्कशन चल रहा था सिस्टम्स नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। ये जो आईबीएम का है ना, आईबीएम का लिख लो, ठीक है। आईबीएम का वो है, बहुत सारे एसएनए मुझे भी कल Starting बहुत link लोगों में। ने पूछा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि ये आईबीएम का कुछ नेटवर्किंग है। पहले एसएनए था, उसी को इम्प्रूव करके ओएसआई में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो, एसएनए में भी 7 लेयर्स है, ओएसआई में भी 7 लेयर्स है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं सर, एसएनए वाज प्रीवियस, उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूटिलाइज करते थे। बाद में वो छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए ना, मेन फ्रेम तो बहुत बड़ा था, वो फिर छोटे छोटे होते गए, तो फिर एसएनए का चेंज होके ओएसआई बन गया, ठीक है। इतना याद रख लो। फिर उसके बाद ये जो 3-4 चीजें हैं, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, एडवांस पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, नेटव्यू वगैरह, ये छोड़ दो, ठीक है। ये तो मुझे भी नहीं आता, मैंने तो छाप लिया और कुछ नहीं। भाई ठीक है। आईबीएम वाला बहुत बड़ा है टॉपिक। हाँ, बहुत बड़ा है, पता है मुझे भी। पर आईबीएम मत देखना, डायरेक्ट एसएनए देख ले, वो जो एक्सपर्ट टॉक था ना हमारा, उसके पीपीटी में है। हाँ हाँ, हाँ, उसमें वो भी दिया है, कर अच्छे सकते से दिया हैं, है। बराबर है। यहाँ पे था कहीं, हाँ पढ़ा था मैंने, वो भी चलेगा। हाँ, ये वाला ना। हाँ यही, हम्म, नीचे सारी लेयर्स भी बता रखी है। हाँ देखने के बाद क्या कहता है भाई तू? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आता है स्विचिंग, ठीक है। स्विचिंग में भी ना, मैंने ये जो पार्ट है ना, ये इन्हीं के पीपीटी से ही निकाल दिया। यहाँ पे स्विचिंग का एक सेक्शन था, कहा गया वो सेक्शन? हाँ देखो, यहाँ पे 3 टाइप्स का स्विचिंग होता है। स्विचिंग का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरे मैसेज को कैसे भेजना है, इट इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। इट इज प्रोसेस टू फॉरवर्ड द पैकेट्स, ठीक है। एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे डालना है, तो यही होता है स्विचिंग, ठीक है। तो इतना याद रख लो, स्विचिंग इज प्रोसेस टू फॉरवर्ड द पैकेट्स, बस इतना ही याद रख लो, बस वो उसमें कवर हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, ये जो डिवाइस होता है ना, इसको बोलते हैं स्विच, जो ये काम करता है, ठीक है। और इट वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर, ये भी याद रख लो, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। स्विच कौन सा लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पे। फिर उसके बाद 3 टाइप्स के स्विचिंग होते हैं। एक होता है सर्किट स्विचिंग, दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग, और तीसरा होता है पैकेट स्विचिंग। इसमें क्या बोलते हैं हम, थोड़ा अलग कलर ले, हाँ। तो इसमें क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डायग्राम दिया है उन्होंने। ऐसे समझो कि पुराने जमाने में जो टेलीफोन था ना, वो एक तरह से सर्किट स्विचिंग है, टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन में क्या होता है, तुमने ये किया होगा ऑब्जर्व, कि तुम एक नंबर डायल करते हो और वो सर्च करता है कि कहाँ है जो रिसीवर, और अगर उसने रिसीवर को ट्रैक कर लिया, तो between the transmitter and the receiver there is a direct line, okay, there is a direct line, तो उसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। तो पुराने जमाने में वो बोलते थे कि वो टैप करते सिग्नल, इसका मतलब क्या है, वो लाइन को जो है ना, वो लाइन को इंटरसेप्ट करके वो खुद भी सुन लेते थे। तो जो भी हो, सर्किट स्विचिंग में टेलीफोन आता है, याद रख लो। अगर ये एग्जांपल भी दे दिया ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग का मतलब क्या है, एट अ टाइम होल मैसेज इज ट्रीटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें एक ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल इज इटसेल्फ अ वन कंप्लीट एंटिटी, इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फुल, ठीक है, इन फुल, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा एक के बाद एक ऐसे मूव होते जाएगा, उसको बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। वो एसएमएस वगैरह आते थे ना पुराने जमाने में, वो भी इसमें ही चलता है। फिर उसके बाद आता है पैकेट स्विचिंग। ये पैकेट स्विचिंग किसी लिए यूज करते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। रियल टाइम कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें रियल टाइम में कम्युनिकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम पैकेट स्विचिंग करते हैं। तो मैसेज सिग्नल का इट्स क्या बोलते हैं, छोटा सा वेरिएशन है। मैसेज सिग्नल में हम पूरा का पूरा मैसेज को वन एंटिटी करके कंसीडर करते हैं, पर पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं, उसी मैसेज को हम छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और वो छोटे छोटे पार्ट्स को ये कर देंगे, भेज देंगे। तो अगर एक पैकेट चला भी गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर रियल टाइम कम्युनिकेशन तो मिलेगा। तो ये होता है इंटरनेट का। छोटे छोटे
क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने में, राउट करने में इजी रहता है। बड़े बड़े मैसेज फॉरवर्ड करने में टाइम लगता है, इसीलिए पैकेट स्विचिंग आजकल इंटरनेट में यूज होता है। ठीक है, इसका पूरा इन्होंने बहुत अच्छा से ये सब दिया था। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये वो वगैरह, चाहिए तो ये पढ़ लो, हो जाएगा। ओके ओके, और किसी को कुछ डाउट इसमें? नहीं। नहीं, ओके चलो। तो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है डेटा लिंक लेयर। फंक्शंस क्या होता है ये याद रख लो। ठीक है, कि एक होता है डील्स विथ फ्रेम्स, तो फ्रेमिंग करता है। फिर उसके बाद फिजिकल एड्रेसिंग करता है कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे राउटर का जो है मतलब ये जो हमने स्विचिंग का देखा, स्विचिंग का काम जो है वो डीएलएल में होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फिजिकल एड्रेसिंग है कि एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह का कैसे भेजना है, पैकेट फ्रेम जो भी हो, फिर वो कैसे करता है हैंडल, वो फिजिकल एड्रेसिंग करता है। फिर फ्लो कंट्रोल देखता है, फिर एरर कंट्रोल देखता है, फिर एक्सेस कंट्रोल देता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर 2 या 3 लोगों में ये करना है तो कैसे एक्सेस को डिवाइड करना पड़ेगा। ओनली द इंटेंडेड पर्सन शुड रिसीव द मैसेज, नो अदर पर्सन शुड रिसीव इट। तो ये सारी चीजें डीएलएल हैंडल करता है। ठीक है, ये तो थ्योरी है, इसमें कुछ इसमें करने जैसा नहीं है। चलेगा? ओके चलो। हाँ ओके ओके ओके। फिर उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में ना ये किसी ने लिंक भेजा था, आई थिंक अमन ने भेजा था शायद। वो इस लिंक में जाओ। ठीक है, उसमें जो भी है ना वो सारे वही है। ठीक है, ये एक पोलिंग का है, दूसरा टोकन पासिंग है, और फिर तीसरा कुछ एक और था बीच में, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, इसमें से कोई एक लिख लो। मैंने टोकन पासिंग का लिख लिया। ठीक है, तो जो चाहिए वो लिख सकते हो। एक पोलिंग है, एक टोकन पासिंग है, हाँ, फिर तीसरा रिजर्वेशन है। ठीक है, ये 3 टेक्निक्स है। चाहिए तो एटलीस्ट ये टेक्निक्स याद में रख लो कि अगर सर पूछेंगे कि एक्सेस कंट्रोल मेथड्स क्या है, तो एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या है, तो बोल सकते हो कि एक टोकन वाला है, एक रिजर्वेशन वाला है, और एक पोलिंग वाला है। ये 3 चीजें। ठीक है, ये सब ये थोड़ा छोड़ दो, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एक टोकन होता है, फिर टोकन एक के बाद एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता है, फिर वो सब चीजें हैं। फिर उसके बाद मुझे सेक्शन वाला थोड़ा समझाना एक बार। हाँ ठीक है, इसमें फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक होता है स्टॉप एंड वेट और दूसरा होता है स्लाइडिंग विंडो। इसमें से जो चाहिए वो लिख लो। स्टॉप एंड वेट का मतलब क्या है, देखो अगर फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, ठीक है, ये सेंडर ने एक डेटा है इसके पास, ये रिसीवर को भेजेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा, तो इट इज सक्सेस। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग। पर अगर सेंडर ने डेटा भेजा और बीच में ही ये कहीं लॉस्ट हो गया, तो इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो वो फिर से एक बार सेंड कर देगा। ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेटा तो सेंड हुआ है पर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, हो सकता है। तो फिर भी सेम प्रोसीजर होगा कि फिर से वो पूरा डेटा मैसेज भेज देगा एंड इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। समझ रहे हो स्टॉप एंड वेट का? हाँ समझ गया, एग्जांपल हाँ। भी अच्छा। ठीक है, तो इतना ही याद रखो। ये इसमें स्लाइडिंग भी है, स्लाइडिंग का मुझे पता नहीं। ठीक है, कल मुझे टाइम नहीं मिला स्लाइडिंग के बारे में इतना पढ़ने को, चाहिए तो देख लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख लो, हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ बस इतना इतना। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो अगर किसी ने पूछा सर ने कि किसी को कि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, तो बोल देने का कि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या है, 2 चीजें होती है, एक होता है स्टॉप एंड वेट और दूसरा होता है स्लाइडिंग। और तुम्हें जो इजी लगता है वो एक्सप्लेन कर दो कि स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, डेटा होता है वो सेंडर सेंड करता है, अगर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो communication is perfect. If it doesn't receive the acknowledgement, it will wait for a certain period of time. Let's say it will wait for 3 seconds. अगर 3 seconds में acknowledgement नहीं आया तो वो फिर से भेज देगा। ऐसा भी हो सकता है कि acknowledgement lost हो गया या फिर डेटा lost हो गया, दोनों lost हो गया होगा तो भी वो फिर से रिसेंड कर देगा सेंडर। स्टॉप एंड वेट में यही है। ठीक है, ये फिर फ्लो इसके- एंड वो फ्लो कंट्रोल वाला वो यूज क्यों करते हैं लेकिन? हाँ, फ्लो कंट्रोल यूज क्यों करते हैं ये मुझे भी पता नहीं है। अरे आगे उसमें क्या कहते हैं, डेटा लिंक में फ्लो कंट्रोल था ना,
उसमें नहीं कहा कि अगर जो सेंडर है वो धड़ाधड़ मैसेज भेजता रहता है और रिसीवर के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है प्रोसेसिंग की, तो जो डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। ऑप्टिमाइज करने की, स्पीड ऑप्टिमाइज करने की। करेक्ट, Speed एक optimize जगह से वो कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइज कर रहा है, इन वन सेंस इट इज ऑप्टिमाइजिंग। ओके ओके। चलो फिर उसके बाद आता है चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी देखो क्या हुआ, कल मैं बताता हूँ। मुझे चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पे, मुझे कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने सर ने एक ये भेजा था, क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट भेजा था, ये यूनिट 2 डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये इसमें भी मैंने वो जो ब्रॉड टॉपिक्स है ना वो देखा, इसमें भी कहीं पे भी मुझे ये नहीं मिला इसके बारे में, क्या बोलते हैं कहा गया वो टॉपिक। हाँ, चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। एक बीच में था चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल करके, ठीक है, वो भी मुझे पता नहीं था ना कि क्या है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, मैंने भी पढ़ा नहीं था। फिर मैंने सर को व्हाट्सएप किया कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ये लिखना है, क्या बोलते हैं, मैं रुको मैं व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन भेज देता हूँ। उनके रिप्लाई से तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला चैनल कंट्रोल कोड, मैंने ये पूछा चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो वो पूछ रहे चैनल कंट्रोल कोड इज द चैनल कोड नॉट द प्रोटोकॉल। चैनल कोडिंग तो अलग हो गया, प्रोटोकॉल अलग है। हाँ मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन में लिखा है प्रोटोकॉल और आप बोल रहे नॉट प्रोटोकॉल। फिर मैंने उनको बोला और फिर उन्होंने बोला कि चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल सी द मटेरियल आई हैव शेयर्ड, मटेरियल भी देखा। फिर उन्होंने बोला कि कॉल में, फिर मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो मैंने कंटेंट भेजा था इस वाले में, तो इसमें जो ये वाला जो है ना एरर कंट्रोल और सीआरसी, यही है चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला कल मुझे, तो मैंने ये सीआरसी वाला लिख दिया। ठीक है, ये सर ने पढ़ाया थोड़ी, ऐसे वीडियोस भेजी थी ना। हाँ पढ़ाया नहीं है ना, इसीलिए तो मुझे वो टॉपिक भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टॉपिक क्या है। और गूगल को बोला चैनल कंट्रोल प्रोटोकॉल बता, तो कंट्रोल चैनल बता रहा है। हाँ सारे सर्च कंट्रोल चैनल के थे। तो लास्ट वाले में करना गूगल क्या खुद 18 में? कंफ्यूज है। लास्ट वाले में तो खुद हाँ करते वन बाय वन पहले 17 खत्म करते हैं। सॉरी सॉरी, मेरे को लगा कोई खत्म हो बात गई। नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई दोनों में से तुम देख लो। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर तुम, मैंने ये वीडियोस भी देखे नहीं थे, पता है क्या, मैंने डायरेक्ट लिखने को स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने बोला सर ने कि यू वॉच दिस फर्स्ट वीडियो, दे हैव शोन यू, दे हैव टोल्ड यू द 3 क्लासिफिकेशन, फॉलो दैट क्लासिफिकेशन एंड राइट द लास्ट 3 क्वेश्चंस, ऐसे उन्होंने बोला। मैंने अभी तक भाई ये नहीं लिंक देखा कब शेयर की थी? क्या क्या ये लिंक कब शेयर की थी? शायद मेरे में नहीं आई हुई। असाइनमेंट से पहले की करके भाई सर की थी। हाँ दिया था। ट्रेनिंग की हुई है क्या है बता। नहीं किया होगा। लेकिन तूने देखी नहीं होगी, ठीक है, तो किसी ने नहीं। किसी ने ठीक है, तो ये देख लो। ठीक है, ये देख लो वीडियो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर देख लो, ताकि कल, अगर मुझे तो वही लगता है कि कल कोई क्वेश्चन पूछे ना डेटा लिंक में, तो इसी में से ही पूछेंगे। ये वीडियो उन्होंने ही भेजा है सब तो इसमें पूछेंगे। ही होगा। हाँ हाँ देखिए 19 को भेजी हुई है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीआरसी के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये पीपीटी पे तुम्हारा जो टॉपिक है ना उसके बारे में लिख लो। मैंने तो आधा पेज लिखा है। मैंने भी आधा पेज ही लिखा है। क्या ही मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या, इस पूरे असाइनमेंट में? ना नहीं। ठीक है, मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, 2 मिनट रुको। घंटे भर में असाइनमेंट खत्म। हाँ असाइनमेंट खत्म, बहुत ही फास्ट कर दिया क्या मैंने?
नहीं नहीं बढ़िया था। नहीं नहीं एक गंदे अरे ऐसे नहीं, वो स्पीड नहीं, मैंने कहा अगर ऐसे नहीं, मैं कह रहा था, मैंने कहा इतने लिखने में स्पीड होती तो अच्छा होता। हाँ लिखना भी है ना बराबर है, टाइम लगता है लिखने में, बहुत टाइम लगता है। चलो ये स्टार्ट कर दूं प्रैक्टिकल का या फिर वेट करना है? देख ले तू। नहीं Ready मुझे है ना, कोई तो ले ले। प्रॉब्लम नहीं, मैं स्टार्ट कर लूं अभी। कर दे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक कर देता हूं, चलो। अरे वैसे एक बात बताओ, सर ने प्रैक्टिकल फाइल ले ली क्या अभी? नहीं लिया ना, मैंने तो सबमिट नहीं किया यार। फिर क्या ही अरे नहीं किया किसी ने, अभी बाकी है, सिर्फ बना के मैंने रखना। बनानी का ही नहीं, सिर्फ बनाने की ही नहीं थी ना। बनानी ही नहीं थी। नहीं वो फिर पूछेंगे भी क्या, अगर हमने तो सबमिट ही नहीं करी अभी तक। मेरे को लगता है वो मांगने भी नहीं वाले। भाई, ऐसे ही अरे काम नहीं, दिया कल हुआ पूछ extra। सकते हैं, कल पूछ सकते हैं, जतिन सर जैसे ये भी कल मजे लेंगे पूरे। हाँ हाँ अरे पर बहुत मजे। ये मीत तेरे ग्रुप में? हाँ यार, हाँ मैं भी हमारे ग्रुप में भी मीत नहीं है। ओहो अरे रे नहीं ये तो भाई sad mode डबल अंश सुबह मारे थे। डबल मार स्कैम છે સ્કેમ મન્સ સ્કેમ જ ચલા ખરેખર મારું સંજય ને આદર્શ ને મિતનું ગ્રુપ બી હતું, એણે અમારામાં બી કર્યું. એ વસ્તુ છે ને, મિત્ય કદાચ બધી આ એક જગ્યાએ છે. circle માટે હશે. ભાઈ બધી બાજુ ડાકલા વગાડે. धोखा क्या दिया हमको क्या? दोनों साइड काम किया उसने, हमारा क्या प्रॉब्लम? हाँ, जो अच्छा लगेगा उसमें जाएगा वो। ठीक है स्मोक कंटिन्यू कर, हम तो चलो, बातें चलो। करते रहेंगे. कोई बात नहीं, थोड़ा बातें भी करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी देखो पहला प्रैक्टिकल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, इसमें एज सच कुछ नहीं है, एक सर्किट है, ठीक है, रेगुलर सर्किट है। इसमें सब कुछ दिया होता है, कनेक्शन ये वो सब इंटरनली कनेक्टेड होता है। सिर्फ तुम्हें मैसेज सिग्नल को मैसेज सिग्नल में पोर्ट के अंदर डालना पड़ता है, आउटपुट को सीआरओ को कन्वर्ट करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। ये सर्किट अंदर ही अंदर सब संभाल लेता है। तो ठीक है, वो प्रैक्टिकल छोड़ देने का मतलब, सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे ही है। ठीक है, इंटरनल सर्किट है सब कुछ। सिर्फ ये प्रैक्टिकल एग्जैक्टली क्या वर्क करता है ये समझ देना सर, ऐसा ही पूछेंगे। अच्छा अरे ठीक, बट सर प्रैक्टिकल्स में से कब क्वेश्चन पूछते हैं? मुझे आज भी तक लगता नहीं कोई पूछेंगे। नहीं पूछा। अरे अरे ऐसे पूछे मजाक लास्ट में कर रहे पूछा हैं। था। पिछले सेम के एंड सेम सोच याद नहीं आ रहा, हाँ, पूछे थे सारे end sem क्वेश्चन. में एंड पूछे सेम थे। में तो पूछा था प्रैक्टिकल में से. अरे अरे उसमें ऐसे ही प्रैक्टिकली मैक्सिमम एंड कुछ सेम में उसने प्रैक्टिकल करवाए थे, तो हमने बोल इस देंगे बार ना नहीं प्रैक्टिकल वही करवाई ही प्रैक्टिकल नहीं करवाए है। थे सर आपने इसलिए प्रैक्टिकल कोई करवाई नहीं ना, पूछेंगे, पिछले जेमिन मेरे को सर नहीं ने लगता करवाए थे ना आधे से ज्यादा। ये तो बस वीडियो देख के रिवाइज कर लो ना, प्रैक्टिकल कोई मतलब ही प्रैक्टिकल नहीं. में थियरी आ जाएगी थोड़ी। अरे हाँ, वर्किंग समझ लो थोड़ी। पेपर कोई फायदा नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा। अरे पर एक ही टॉपिक दूसरी बार रिवाइज हो जाएगा, छोड़ना क्या ही जा रहा है. हाँ क्विक रिवीजन. ठीक है, सही है। ठीक है, क्विक रिवीजन। चल सुमुख कंटिन्यू. चलो कंटिन्यू। अभी इसमें क्या आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है। फिर इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये मैसेज सिग्नल है, फिर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, फिर ऐसे इसका कुछ सर्किट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये डायग्राम है, फिर उसके बाद आउटपुट याद रखो। ठीक है, आउटपुट एक याद रखो। यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला ये जो बार है ना, इट्स फ्रीक्वेंसी एफ, वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, वो अपना क्या होता है, कैरियर वेव है। ठीक है, ये जो है ना, ये अपना कैरियर वेव है, और ये जो है सेकंड वाला, ये मैसेज सिग्नल है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, अगर तुमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दिया तो तुम्हें ऐसा वाला सिग्नल मिलेगा। अभी ये देखो, ये उन्होंने मैक्सिमाइज किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने ये छोटा सा ये
ये छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, ये वाला, ठीक है। तो इन्होंने ये पार्ट ऐसे मैक्सिमाइज करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करके दिखाया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तुम अगर देखोगे तो यही जो मैसेज सिग्नल है इसका ऊपर का एक बैंड आता है, और यही जो मैसेज सिग्नल है इसका लोअर बैंड आता है, और ये जो कैरियर वेव है इसका कैरियर वेव का एक बैंड आता है। तो 3 बैंड्स आता है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और कैरियर वेव। किसका मोबाइल है? अच्छा ठीक है, चलो गुड। हाँ, फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ऑब्जर्वेशन वगैरह याद रख लो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है किसी का भी, नॉर मैसेज सिग्नल नॉर कैरियर वेव, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड किसका चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है कैरियर वेव का। यही ऑब्जर्वेशन है। अगर पूछेंगे तो ये बोल देने का कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल में क्या आउटपुट मिलता है, तो बोल देने का कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का 3 बैंड्स आता है, एक अपर साइड बैंड आता है, एक लोअर साइड बैंड आता है, और एक कैरियर वेव आता है। फिर उसमें क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंज होता है, बस फ्रीक्वेंसी दोनों जगह कांस्टेंट ही रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? हेलो? नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसमें क्या है, अगर तुम आउटपुट देखोगे, ठीक है, ये देखो, ये जो सर्किट है ना, यही सर्किट डायग्राम है। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक इनपुट होता है, यहाँ से एक वायर बाहर कनेक्ट कर दो, यहाँ से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और यहाँ से तीसरा वायर सीआरओ को कनेक्ट कर दो, बस इतना ही है इस सर्किट बोर्ड में, और कुछ बड़ी बात नहीं है। इजी है, अगर इम्प्लीमेंट भी करना है तो बहुत इजी है। तो वो जाने दो। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन ही मेन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम, अरे यार हाँ, ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट नहीं डाला क्या यहाँ पे मैंने इमेज में, ठीक है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। एफएम आउटपुट देख लेंगे, एफएम यूटीपी, अरे यार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, देखो इसका जो आउटपुट आएगा ना, इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में कुछ आउटपुट आ जाएगा इसका, जो भी हो। तो ये आता है आउटपुट। इसमें बोल देने का कि जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ना, वही मॉड्यूलेटेड वेव का भी आउटपुट रहेगा, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। फिर बस इतना ही ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं इसमें, उतना ही है। ये हो गया क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी देखो कुछ जो वीडियोस सर ने भेजे थे ना, उन्होंने कैलकुलेट किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इन्होंने ये टाइम पर डिवीजन कैलकुलेट किया, फिर उन्होंने ये कुछ कैलकुलेट किया, फिर ये इसका कुछ कैलकुलेट किया, फिर उन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला है, ठीक है। पर मैंने वो सब नहीं लिखा, मैंने छोड़ दिया। पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का वो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसमें नहीं निकाल सकते, उतना याद रख लो। फिर उसके बाद सैम्पलिंग थ्योरम, ये सैम्पलिंग थ्योरम आता है, इसमें कुछ है क्या? न्यक्विस्ट थ्योरम वाला। हाँ, न्यक्विस्ट थ्योरम, वही। देखो तुम्हें जो एक बार अगर तुम सैंपल करोगे ना, तो तुम्हारा ऐसा आउटपुट मिलेगा, ऐसे डॉट 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 आता है, बहुत अच्छा दिखता है ऐसे। ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल है, ऐसे तुम्हारा आउटपुट आता है सैंपल्ड, मतलब तुम्हें डायरेक्ट सैंपल्ड वैल्यूज मिल जाते हैं, सैंपल्ड वैल्यूज मिल जाते हैं तुम्हें। फिर उसके बाद अगर तुम रिकंस्ट्रक्शन करते हो, अगर तुम्हें बहुत कम, मतलब वो क्या होता है, Nyquist theorem के अकॉर्डिंग यू हैव टू कीप द फैक्टर एज 2, मतलब ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। अगर तुमने 2 से 2 जितना ही रखा, तो इसका जो ये आता है ना, ये ऐसे अनइवन आता है। पर अगर तुमने 2 से ज्यादा कर दिया, लेट्स से फैक्टर ऑफ 4 या फैक्टर ऑफ 6 ऐसे कुछ रखा, तो उसमें बहुत अच्छा वेव रिकंस्ट्रक्ट होता है, बहुत रेगुलर वेव रिकंस्ट्रक्ट होता है।
तो इसमें ऑब्जर्वेशन में बस इतना ही बोल देने का कि अगर हमने फैक्टर जो है वो 2 से कम रखा तो रिकंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं होगा, अगर 2 रखा तो ओके रिकंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि एक पीक मिलेगा और एक ट्रफ मिलेगा विच इज इनफ टू डिफाइन अ वेव। और अगर फैक्टर तुमने बढ़ा दिया 4, 6, 8 वगैरह कुछ रखा तो बहुत स्मूथ तुम्हारा रिकंस्ट्रक्टेड मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट सैम्पलिंग थ्योरम है? नहीं। ठीक, फिर उसके बाद आता है, हाँ ये भी याद रख लो कि जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना तब लो पास फिल्टर यूज करते हैं। लो पास फिल्टर, अगर हमने लो पास फिल्टर अच्छा वाला यूज किया तो हमें रिकंस्ट्रक्शन जो है वो स्मूथ वाला मिलेगा। अगर हमने लो पास फिल्टर थोड़ा लो लेवल का ले लिया, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी का, ऐसे कुछ होता है लेवल, क्या होता है उसका मैं भूल गया, ऑर्डर ऑफ लो पास फिल्टर होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेंज लो की पास बात कर फिल्टर। रहे हैं, क्या क्या? लो पास फिल्टर की रेंज की बात कर रहा है, मतलब रेंज थोड़ी नीचे वाली ले। नहीं, ऐसे क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अगर तुमने सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर यूज किया तो तुम्हें थोड़ा ब्लर रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा, अगर तुमने थर्ड ऑर्डर लो पास फिल्टर लिया तो और स्मूथ मिलेगा, और अगर तुमने फोर्थ ऑर्डर लिया तो तुम्हें और भी ज्यादा स्मूथ मिलेगा। वैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम में ना 2 पैरामीटर्स होते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। एक पैरामीटर क्या होता है, एक पैरामीटर होता है लो पास फिल्टर का। ठीक है, लो पास फिल्टर अगर हायर ऑर्डर का होगा तो अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, स्मूथ आउटपुट मिल जाएगा। और दूसरा पैरामीटर होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। Actually, according to Nyquist theorem, you have to maintain minimum 2, but it can be greater than 2 also. ठीक है, तो 2 से बड़ा, वैसे दो इसमें 2 ही पैरामीटर्स है, इतना याद रख लो। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं। आउटपुट की इमेज यूट्यूब पे से ली, हाँ जो उन्होंने वीडियोस भेजे थे ना चंद्र सर से, उसी में वीडियो के मैंने आउटपुट डाले, हमने जो भी उसी के आउटपुट डाले। ठीक है, इसमें कुछ और डाउट है? हेलो, नहीं। हाँ कुछ बोलो, मुझे नहीं तो समझ में नहीं आता। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन। अभी देखो पल्स मॉड्यूलेशन, देखो मॉड्यूलेशन में ना तुम बहुत टाइप से, ठीक है, बहुत टाइप से। एक है AM, फिर आता है FM, फिर आता है PM, फिर आता है ASK, फिर आता है PSK, फिर आता है FSK, फिर आता है PAM, फिर आता है PWM, फिर आता है PPM। ठीक है, तो इसमें ना कुछ चीजें एटलीस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, EM, FM और PM में क्या होता है, इट इज ऑलवेज एनालॉग। ठीक है, एनालॉग मैसेज सिग्नल एंड एनालॉग कैरियर वेव। ASK, PSK, FSK में क्या होता है, इट्स ऑलवेज एनालॉग मैसेज सिग्नल एंड डिजिटल कैरियर वेव। PAM, PWM, PPM में क्या होता है, इट्स ऑलवेज एनालॉग मैसेज सिग्नल एंड क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल को हम बोल सकते हैं डिजिटल सिग्नल। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, ऐसे थोड़ा तुम चाहिए तो इसके थ्योरी में जाओ, तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, ओके। हाँ ये बहुत, भी स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिकल लिख रहा था मुझे भी सब कुछ एक ही जैसा लगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं लगा। फिर बाद में पता चला कि हाँ AM, FM, PM में क्या होता है, दोनों जगह हम एम्पलीट्यूड एनालॉग यूज करते हैं। ASK, PSK, FSK में क्या होता है, मैसेज सिग्नल तो ये होता है, पर इसमें ये जो होता है ये डिजिटल होता है, कैरियर वेव। फिर सेम विथ PM, PWM, PPM वैसे। ठीक है, हम थोड़ा ऐसे डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखो आउटपुट, देखो आउटपुट।
आउटपुट में देखो PAM, PWM और PPM, इसमें क्या होता है देखो, मैसेज सिग्नल एनालॉग है, ठीक है, और इसमें कैरियर सिग्नल है क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। तो तुम्हारा जो आउटपुट आएगा ना, इट इज ऑल्सो विल बी डिजिटल आउटपुट ओनली, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा डिफरेंस PWM और PPM में। अगर तुम ये ग्राफ देखोगे, ठीक है, ग्राफ देखो, यहाँ का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर जगह, ठीक है, हर जगह। तो PWM एंड PPM आर द सेम थिंग, सिर्फ थोड़ा सर्किटरी में कुछ चेंज कर लो, मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैंने ये वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि आई थिंक एक उन्होंने कुछ कैपेसिटर या कुछ तो डाल दिया था बीच में। तो अगर तुमने PWM सिग्नल के बाद, आफ्टर PWM सिग्नल के बाद अगर तुमने कैपेसिटर डाला तो तुम्हें PPM मिल जाता है, ऐसा कुछ है, चाहिए तो एक बार वो वीडियो देख लो फिर से। पर ये दोनों चीज जो है ये रिलेटेड है, PWM और PPM, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, PAM में क्या होता है, ये वेव्स जो होता है ना, ये ऐसे सस्टेन्ड आता है तुम्हें, सस्टेन्ड, ठीक है। ये पता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अरे सुमुख देख, हाँ बोल। PPM है ना, PWM से ही बनता है। उसमें बराबर। क्या होता है कि PWM का जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है ना, वहां पे सिर्फ एक बार वो सिग्नल दिखाता है और फिर उसके बाद नहीं दिखाता, फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम दिखाता है। हाँ ये मैंने अपनी नोट्स में लिखा था, इसलिए याद है। हाँ वही है, वैसे ही कुछ है, ठीक है। ये मुझे भी नहीं लगता इतना और कुछ डिफिकल्ट। PWM में ना वो देखते हैं कि वो कितना मोटा है, और फिर PPM में वो देखते हैं कि उनका साइज, क्या बोलते हैं, विड्थ मैटर नहीं करती, मतलब वो मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस डिस्टेंस मैटर बिटवीन द करता टू, और इसमें विड्थ विड्थ मैटर मैटर। करता है। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। और PAM में तो हाइट मैटर करती है। हाँ हाँ हाँ, PM में ये ऐसे सस्टेन्ड मिलते हैं तुम्हें, मतलब जो भी तुम्हारा सिग्नल है ना, उसको काट काट देते हैं बीच बीच में, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चाहिए तो याद रख लो यार, कंफ्यूजन होता है, ऐसा कुछ ना नहीं बोलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तो याद रखो कि एनालॉग मैसेज सिग्नल है और डिजिटल क्लॉक है कैरियर वेव, ठीक है, इतना याद रख लो, बस हो जाएगा। हर जगह PAM, PWM, PPM में यही होता है, ठीक है। अगर तुम आउटपुट देखोगे तो तुम्हें ऐसे आउटपुट मिलेगा, ऐसे आउटपुट, ठीक है, ये वाला आउटपुट मिलेगा। अभी तुम बोलोगे कि ये वाला आउटपुट जो है, इट इज सिमिलर टू दिस आउटपुट, दिस वन। ये भी देखो, ये भी डॉटेड 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 तुम्हें मिल रहा है, और ये वाला भी है, ये भी तुम्हें कुछ डॉट 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 ही मिल रहा है, बराबर है ना। पर इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें हमने डिजिटल क्लॉक सिग्नल यूज किया, यहाँ पे हमने PM, PWM, PPM में डिजिटल क्लॉक सिग्नल यूज किया, पर यहाँ पे आउटपुट तो वैसे ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे हमने ये किया, FM किया, सॉरी सैम्पलिंग में क्या किया, अच्छा यहाँ पे भी यही किया है क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। सैम्पलिंग थ्योरम में और ये में सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे ये एक डिजिटल क्लॉक सिग्नल है और ये है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, इतना याद रख लो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। PAM, PWM और PPM में ये PPM का आउटपुट आता है ये। फिर इसके बाद ये देखो, ये चाहिए तो ये रट लो, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन। देखो PPM के नाम में ही लिखा है पल्स पोजीशन, तो ओनली पोजीशन मैटर्स। PWM में क्या है, विड्थ मैटर्स, ठीक है। PAM में क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, इसीलिए हम जो हाइट मैटर्स वैसे हम बोलते हैं। तो नाम का अगर फुल फॉर्म भी याद रख लिया ना, तो कुछ भी हम ऐसे मटका मार सकते, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखो, पल्स सिग्नल एम्पलीट्यूड इज वेरिंग एज पर द वेरिएशंस इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। पल्स सिग्नल विड्थ ऑफ द कैरियर वेव वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल।
पोजीशन ऑफ द पल्स वेरीज विद द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ये चाहिए तो ये सिर्फ ये ही तीन चीजें याद रख लो बस, बाकी सब चीजें छोड़ दो। ये तीन चीजें याद रखो, आ जाएगा। शिफ्ट विंडोज एस, EMPWM PPM, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ये तो पूरा थियरी प्रैक्टिकल था, ठीक है। पूरा विकिपीडिया छाप दो बस, और कुछ नहीं। ये भी पूछ सकते हैं यार, क्योंकि पता नहीं है, पर थोड़ा बहुत याद रखो कि 5th नंबर वाला प्रैक्टिकल। हाँ, 5th Technology नंबर वाला। प्रैक्टिकल 5th है। तो इतना ही याद रख लो, 2G जो है वो उसको बोलते हैं GSM। भाई इसमें 4G 2.5, इसमें तूने 2.5 ही लिखा है कि 2.7 मेंशन किया है? तो दोनों सब लिखा है यार, पूरा छाप दिया मैंने। 2.5G है, 2.75 है, ओके। हाँ 3G है, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि 2G जो है ना, इट वाज मार्केटेड एज GSM टेक्नोलॉजी। GSM टेक्नोलॉजी इट वाज मेनली यूज्ड अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। 3G जो है इट्स एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ 2G। और 4G जो है उसमें कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होता है, उसको हम बोलते हैं VoLTE। इट इज मार्केटेड एज VoLTE, वॉइस ओवर लाइट टेलीकम्युनिकेशन कुछ तो है, मुझे लाइफ टाइम कुछ तो मैं भूल गया, LTE वो एक चीज है। फिर उसमें ये याद रखो कि 2G में जो है, 2G में हम यूज करते थे TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।